मित्रों, बतौर अधिवक्ता मैं आपको आज समाज में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों पे कुछ आवश्यक जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। आपको मालूम है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय लेन देन में चेक की महत्ता बहुत है और चेक के माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं। कुछ ऐसे ही मामलों को लेकर जिन मामलों में अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक देता है और वो चेक किसी वैध ऋण के अगेंस्ट में दिया जाता है या कोई वित्तीय जिम्मेवारियां उसकी होती हैं, तो वैसे मामलों में यदि चेक बाउंस होता है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर वो किस कानून से नियंत्रित होता है, गाइड होता है। भारत में चेक बाउंस के मामलों से संबंधित कानून नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है और यह इसकी धारा है 138 धारा में चेक बाउंस की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चेक बाउंस किसे कहा जाता है? आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को वित्तीय लेन देन के दौरान चेक देता है और चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि उस चेक को बैंक में जमा करता है तो चेक अपर्याप्त राशि होने के कारण या अन्य कारणों से, जैसे हस्ताक्षर का न हो पाना, मिलान न हो पाना इत्यादि अनेक तरह की कमियों के कारण जब चेक इन कैश नहीं हो पाता है तो उसे बाउंस कहा जाता है, डिसऑनर कहा जाता है। अब चेक बाउंस होने पे चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सामने कौन कौन से अधिकार उसको प्राप्त हुए हैं और क्या कानूनी प्रक्रिया है, तो सबसे पहले इस क्रम में चेक जारीकर्ता व्यक्ति को चेक प्राप्तकर्ता व्यक्ति बाउंस होने के बाद बैंक से जो रिटर्न मेमो मिलता है जिस पे बाउंस का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होता है, उस रिटर्न मेमो पे जो तारीख होती है, जो तिथि होती है, उस तिथि से 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस चेक प्राप्तकर्ता चेक जारीकर्ता को देता है और ये नोटिस चेक प्राप्तकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से भिजवाता है, जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं। अब चेक प्राप्तकर्ता जब नोटिस निर्गत करता है, अपने अधिवक्ता से भिजवाता है, तो चेक प्राप्तकर्ता के उस नोटिस का जवाब नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों के अंदर चेक जारीकर्ता को देना पड़ता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यह 15 दिनों की अवधि जब चेक प्राप्त होता है डिमांड नोटिस की तिथि से, जब नोटिस प्राप्त होता है तो उस नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर चेक जारीकर्ता को उस नोटिस का जवाब देना पड़ता है और जो चेक की राशि है उस राशि का भुगतान भी करना होता है। अगर उस अवधि के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर अगर चेक जारीकर्ता लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, चेक की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो वैसी दशा में चेक बाउंस होने से 30 दिनों के अंदर चेक प्राप्तकर्ता न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल करता है
मैं यहां स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि चेक बाउंस एक अपराध की श्रेणी में आता है और चूंकि ये एक असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए इन मामलों में थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अमूमन ऐसे मामलों में, चेक बाउंस के मामलों में, न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल होता है। परिवाद पत्र दाखिल होने के पश्चात इसमें जमानत का भी प्रोविजन है। चेक जारीकर्ता को, चूंकि यह बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तो उसमें बेल मिल जाता है। लेकिन हमारे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नए संशोधन के आलोक में एक धारा 143A जोड़ी गई है। 143A क्या कहता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। 143A अंतरिम राहत और अंतरिम मुआवजे से संबंधित है। क्योंकि चेक बाउंस के मामले, मैंने जैसा बताया आपको, जमानती है, अभियुक्त को जमानत का लाभ मिल जाता है, लेकिन कानून परिवाद पत्र दाखिल करने वालों को भी राहत देती है। और ये राहत यह है कि जो कंप्लेनेंट है, जो परिवादी है, उसको 143A के तहत एक एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में दाखिल करना पड़ता है और उस एप्लीकेशन का, उस पिटीशन का जवाब अभियुक्त के द्वारा दिया जाता है, रिजॉइंडर दिया जाता है, और सुनवाई के पश्चात न्यायालय को 20% तक, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि 20% नहीं, 20% तक न्यायालय को चेक की राशि का 20% तक अंतरिम मुआवजा, राहत देने का अधिकार होता है। और न्यायालय भिन्न भिन्न केसों में केस के मेरिट के आधार पे 20% तक की राशि, जो चेक की राशि का 20% है, वो अंतरिम राहत के रूप में न्यायालय परिवादी को देने के लिए अभियुक्त को निर्देशित करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 143A के तहत अंतरिम मुआवजा तो मिल गया। अब बात आती है साक्ष्य की। आपने देखा होगा और आप जानते भी हैं कि आपराधिक मामलों में गवाहियां होती हैं। ट्रायल के दौरान जो विटनेसेस आते हैं, चाहे वो कंप्लेनेंट के विटनेस हों या एक्यूज के विटनेसेस हों, तो इस पार्टिकुलर चेक बाउंस के केस में गवाहों को पर्सनल अपीयरेंस से मुक्त किया गया है, व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त किया गया है। गवाह यदि साक्षी के रूप में साक्ष्य अपना देना चाहते हैं तो वो शपथ पत्र के माध्यम से अपनी गवाही दे सकते हैं। इस प्रकार गवाहों को न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। शपथ पत्र के माध्यम से वो अपना साक्ष्य दे सकते हैं। देखा गया है जनरली कि चेक बाउंस के मामले में समझौता का भी एक मोड अपनाया जाता है। समझौता वार्ता भी एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि 138 के मामले जो होते हैं, चेक बाउंस के मामले, वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। और कंपाउंडेबल ऑफेंस में न्यायालय का यह प्रयास होता है
कि परिवादी और अभियुक्त के बीच समझौता हो और परिवादी को राहत मिल सके, साथ साथ अभियुक्त भी यदि उसने परिवादी से रुपये लिए हैं और उस लिए गए रुपये के एवज में उसने चेक दिया हो तो दोनों के बीच में एक सम्मानजनक समझौता हो और अभियुक्त परिवादी को पैसा लौटा दें। इससे जो ट्रायल में अनावश्यक विलंब होता है वो विलंब और वो देरी दूर हो जाती है इस समझौता वार्ता से। अब एक कानूनी पहलू यह है कि चेक बाउंस के जो मामले होते हैं, जो ट्रायल होते हैं, उनको समन्स ट्रायल की श्रेणी में रखा गया है। ये समन्स ट्रायल केस होते हैं और आपको मालूम है कि चेक बाउंस के मामलों में न्यायालय व्यवहारिक तौर पर और सैद्धांतिक तौर पे भी 6 महीने में चेक बाउंस के मामलों का निपटारा करना होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। न्यायालयों के पास बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। कभी परिवादी के तरफ से साक्ष्य नहीं आ पाता, कभी अभियुक्त के तरफ से साक्ष्य नहीं आ पाता। इसलिए सैद्धांतिक तौर पे 6 महीने में चेक बाउंस के मामले को निपटाने का प्रावधान कानून में किया गया है, लेकिन यह कोई एक मैंडेटरी एक प्रोविज़न नहीं है। इसलिए देरी होना स्वाभाविक हो जाता है और 6 महीने के अंदर कुछ ही केस, बहुत थोड़े बहुत केस वादों का निपटारा हो पाता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि चेक बाउंस के मामलों में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, इसलिए हमारे अधिवक्ताओं को, लॉ स्टूडेंट्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि चेक बाउंस के मामलों में टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि सबसे पहला फैक्टर क्या है कि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। पहले ये वैलिडिटी 6 महीने की होती थी, लेकिन अब चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के साथ आपने वित्तीय लेन देन किया है, उदाहरण के तौर पर यदि ए और बी के बीच में वित्तीय लेन देन हुआ हो, ए ने बी को ऋण दिया हो, चाहे वो ऋण फ्रेंडली लोन हो या किसी पर्पस के लिए दिया गया हो और वो पर्पस लीगल होना चाहिए, तो उस लेन देन के बदले अगर पैसा ऋण लेने वाला व्यक्ति उस ऋण के एवज में चेक जारी करता है, नहीं दे पाता और कहता है कि भाई मैं आपको नगद पैसे नहीं दे पाऊंगा जो मैंने आपसे लिए हैं, और उस पैसों को चुकाने के लिए, उस ऋण को चुकाने के लिए यदि बी अपने नाम से अपने हस्ताक्षरित अगर चेक डेट भर के ए को देता है, तो ए को ये ध्यान में रखना होगा कि चेक पे जो डेट लिखे गए हैं उस डेट से 3 महीने के अंदर चेक को खाते में जमा करना होगा भुगतान के लिए। अगर 3 महीने की अवधि बीत जाती है तो चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसलिए चेक 3 महीने के अंदर खाते में डालना होता है भुगतान के लिए, और यदि पर्याप्त पैसा अगर चेक जिसने दिया है उसके खाते में है तब तो उस चेक का भुगतान हो जाएगा। लेकिन यदि अगर चेक जिसने दिया है और उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं हो, मतलब ये कि चेक पे जो उसने राशि लिखी है अगर उतनी राशि उसके खाते में नहीं है,
तो अपर्याप्त निधि और राशि के कारण वह चेक डिसऑनर हो जाता है, जिसे चेक बाउंस कहा जाता है। इसलिए याद रहे कि 3 महीने के अंदर चेक को बैंक में जमा करना है, अपने खाते में जमा करना है। और यदि बाउंस की स्थिति में यह विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि बाउंस होने की तिथि जो जनरली रिटर्न मेमो पे अंकित होती है और उस रिटर्न मेमो पे जो तिथि अंकित होती है उससे 15 दिनों के अंदर लीगल नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से जिसने चेक जारी किया है, दिया है, उसको भिजवाना होता है। इसलिए वो 15 दिन की अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने 15 दिनों के अंदर नोटिस नहीं भिजवाया तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक टेक्निकल मामला है, इसलिए आप वो केस लूज कर जाएंगे और आपको चेक बाउंस के मामले नहीं बनेंगे, मेंटेनेबल नहीं होंगे। इसलिए रिटर्न मेमो की तिथि से 15 दिनों के अंदर लीगल नोटिस देना अनिवार्य है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि चेक लीगल नोटिस जो अगर प्राप्त हो गया तो लीगल नोटिस प्राप्त कैसे हुआ उसको आप कैसे जानेंगे। उसके लिए अगर आपने निबंधित डाक से, स्पीड पोस्ट से अगर आपने लीगल नोटिस भिजवाया है तो आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवानी होगी। अगर आपने ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवाया और आपने ये देखा कि चेक जिसने जारी किया है उसने अगर रिसीव, उदाहरण के तौर पे अगर उसने 1 जनवरी को चेक रिसीव किया है, नोटिस रिसीव किया है, चेक का जो नोटिस है वो रिसीव किया है, तो 1 तारीख से 15 दिनों का टाइम आपको देना होगा जिसने चेक जारी किए हैं। अगर 15 दिनों का अगर आपने टाइम नहीं दिया और आपने 7 दिनों नोटिस भिजवाने के बाद या नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के अंदर ही आपने, 5 दिनों के अंदर ही आपने अगर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर दिया, केस दाखिल कर दिया, तो आपका वह केस प्री मैच्योर, एज ए प्री मैच्योर वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इसलिए आपको प्री मैच्योर कंप्लेंट फाइल नहीं करना है, 15 दिनों का वेट करना है, वेटिंग पीरियड 15 दिनों का है। और दूसरी लायबिलिटी जो चेक जारी किया है उस पर यह है कि वो चेक रिसीव जब उसको हुआ है, उसने जब चेक रिसीव किया है तो 15 दिनों के अंदर उसको पैसे लौटा देने हैं। लेकिन अगर वो नहीं लौटाता है तो उस वेटिंग पीरियड के बाद अगले 15 दिनों तक के अंदर आप परिवाद पत्र दाखिल कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो चेक बाउंस होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर आपको परिवाद पत्र दाखिल करने हैं। तो ये मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्री मैच्योर आपका कंप्लेंट खारिज नहीं हो। इसलिए जो सारे जो आपके डेट्स हैं, जो मैंडेटरी प्रोविज़न हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा। और अब मैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि चेक के मामले जो फाइल हुए जिसमें गवाहियां हुई, आखिर उसमें सज़ा का क्या प्रावधान है। तो चेक बाउंस के मामले में सज़ा 2 साल तक का है। ध्यान रहे 2 साल नहीं है, 2 साल तक का है। मतलब कोर्ट को ये लिबर्टी है, उसको राइट्स है कि हमारे न्यायालय 2 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। 1 साल भी सुना सकता है न्यायालय सज़ा, 6 महीने की भी सज़ा हो सकती है, लेकिन 2 साल मैक्सिमम है। और इसके अलावा सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी है, दोनों हो सकता है। जुर्माने की राशि दुगुना हो सकती है। दुगुना किसका? तो जो चेक की राशि है उस राशि से दुगुना भी हो सकता है, दुगुना तक हो सकता है, ऐसा नहीं कि दुगुना ही होगा। तो दोनों तरफ ध्यान रहे कि 2 माह तक की सज़ा और चेक की राशि का दुगुना या दोनों, तो यही सज़ा के प्रावधान हैं। और ये सज़ा, मैं इस एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे चर्चा की कि अंतरिम मुआवजे की बात मैंने की। अगर अंतरिम मुआवजा अगर आपको मिला तो अगर आदेश हुआ,
अंतरिम मुआवजे का 143A में, सेक्शन 143A निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर न्यायालय ने अंतरिम मुआवजा का आदेश किया तो वो मुआवजा 60 दिनों के अंदर देना होगा। कौन देगा? तो जिसने चेक जारी किए हैं उसको 60 दिनों का एक छूट मिलता है, एक समय मिलता है, एक अवधि मिलती है जिसमें 60 दिनों के अंदर देना होता है। तो यदि 60 दिनों के अंदर, और कभी कभी 60 दिन एक फाइनल डेट नहीं है, न्यायालय के पास 30 दिन और देने का अधिकार है। मतलब ये कि 90 दिनों के अंदर अंतरिम जो मुआवजा का आदेश हुआ है वो 90 दिनों के अंदर चेक जिसने जारी किया है वो दे सकता है। 60 दिन का एक समय है और 30 दिन फिर न्यायालय आपको छूट देगा। तो इस तरह से 90 दिन। अब दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यदि अगर मामला, अगर ये ट्रायल चला और जिसने चेक जारी किए हैं अगर उसके पक्ष में फैसला हो गया, मतलब न्यायालय ने उसको निर्दोष माना, तो जो अंतरिम मुआवजा जो चेक जारीकर्ता ने चेक प्राप्तकर्ता को दिए हैं तो वो मुआवजा परिवाद पत्र दाखिल करने वाले पक्ष को, मतलब परिवादी को रिहा होने पर, दोषमुक्त होने पर, यदि अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है तो वो उसको लौटाने होते हैं और वो ब्याज के साथ लौटाने होते हैं। अब ब्याज का दर क्या होगा इसको न्यायालय निर्धारित करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं मेरे मित्रों कि आज इस चेक बाउंस पे मैंने आपको पूरी जानकारी दी और अगले अपने इस वीडियो में मैं कुछ और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट पहलू लेकर आऊंगा, कानूनी पहलू, जिसको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।